नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज का हम लोग टेस्ट शुरुआत करते हैं। और आज का जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट नंबर होगा आपका 15। इसके पहले हम लोग 14 टेस्ट पूरा कर चुके हैं। अगर आप 14 टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको 14 टेस्ट मिल जाएगा। और आपको एक नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको शेयर किया जाएगा। तो ये रहा हमारा 15वां टेस्ट। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सामान्य अध्ययन का ये फुल टेस्ट है। 75 प्रश्न आपको पूछा जाएगा प्रधान शिक्षक में और 100 प्रश्न आपको पूछा जाता है आपको प्रधानाध्यापक में। तो चलिए उसी अनुसार यहाँ पर सिलेबस है और दोनों का सिलेबस लगभग यहाँ पर 90% आपका सेम है। तो इसीलिए दोनों को इंक्लूड किया गया है और एक साथ चलाया जा रहा है। ये नंबर जो आपको दिया गया है ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहाँ पर देखते हैं। उसके अलावा आपको सीटेट की भी क्लास चल रही है आपकी। तो सीटेट का अगर जो लोग तैयारी कर रहे हो तो सीटेट की भी आपको क्लास चल रही है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र की भी क्लास हो रही है। और इसके लिए भी दोस्तों आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा और उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें जितने लोग देख रहे हैं और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का क्लास बिल्कुल फ्री है। बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो था आपका गोपाल। कौन था? पाल वंश का संस्थापक था आपका गोपाल। और गोपाल जो था एक क्षत्रिय वंश का था और वो बौद्ध मतानुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वंश को किस धर्म को मानता था। तो ये बौद्ध धर्म को मानता था आपका। ठीक है। और इन्होंने नालंदा में भी एक विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। दूसरा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। जी हाँ, तो लखनऊ में किसका नेतृत्व हुआ था आपको 1857 के विद्रोह में? तो ऑप्शन देखिए, बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहेब। तो क्या हो जाएगा? अवध में जो लखनऊ में जो था दोस्तों वो बेगम ऑफ अवध के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए जिसको कहा जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था आपको लखनऊ से। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से थी। नाना साहेब था आपका कानपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। जी हाँ, तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो संस्थापक होगा वही प्रथम सुल्तान होगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपको गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश के संस्थापक था। इसको गाजी मलिक भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो तुगलक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब मलिक कफूर कौन था दोस्तों? तो मलिक कफूर था आपका अलाउद्दीन खिलजी का, जो आपका इसका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था वो का। नेक्स्ट पे आपका 4 नंबर कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, महापरिनिर्वाण। देखिए, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनको उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ है ये कुशीनगर? तो उत्तर प्रदेश में आपका कुशीनगर, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। तो वहीं पर एक महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये मंदिर का जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ था 1876 ईस्वी में ये मंदिर का पता चला था आपको। ये कहाँ है? तो कुशीनगर में है। ठीक है, याद रखना है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे अधिक उन्होंने उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका 5 नंबर। कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ, तो संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 16 संस्कारों की कुल संख्या होती है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जी हाँ, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक।
6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसी को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। और इन्हीं के शासनकाल में हुआ था आपको प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इसी के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी आपकी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को पराजित किया था, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। जी हाँ, यानी कि अपने पिता के अभियान, जब वो लड़ाई करने गए थे तो सैनिक छावनी में ही क्या हो गया था, उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, बी है आपको भोज परमार, सी है धर्मपाल और डी है नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का जन्म हुआ था आपको छावनी में ही। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। और इसका जो जन्म हुआ था वो 800 ईस्वी में हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपको चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 9 नंबर, कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। जी हाँ, तो वेदों की संख्या कितनी है टोटल, तो टोटल 4 वेद है आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद, सबसे पहले इसी वेद का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है। जी हाँ, आर्य शब्द का किस चीज़ को इंगित करता है, तो ऑप्शन है निरी जाति समूह को, या यावरी जन को, या भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का मतलब होता है आपको श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है, तो वैदिक संस्कृति में इसका मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आंसर नंबर डी। और इसी का मतलब श्रेष्ठ भी हो सकता है, या फिर ऑप्शन में आपको शिष्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ हो गया, या शिष्ट हो गया, या सज्जन हो गया, तो इन सभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। जी हाँ, गदर पार्टी को जो स्थापित किया गया था वो कौन था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। और इसको जो स्थापित किया था वो कौन था, तो वो था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 12, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 28 दिसंबर 1885। ये डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम यानी कि पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनकी स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, इसका दूसरा नाम था। वो क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था दोस्तों राष्ट्रीय संघ नाम था। ठीक है, इसका जो नाम था वो था राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में इसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि किसके सुझाव पर किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुधार पर। अगला है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। जी हाँ, तो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, तो सबसे पहले जो संघर्ष किया था वो किसने किया, सत्याग्रह किसने किया था। अच्छा, ऑप्शन है आपको सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो 13 क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था। और वो था आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इसमें गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, ब्रह्म समाज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 ईस्वी में। ठीक है, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। देखिए लाहौर षड्यंत्र जो आपका हुआ था दोस्तों, और इसमें बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी। और इन तीनों को, यानी कि भगत सिंह तो आपका आंसर नहीं होगा, राजगुरु को भी फांसी हो गया था आपको, और आपको एक थे सुखदेव, तो ये तीनों को फांसी हो गया था। ये तीनों को फांसी कब हुआ था, तो याद रखना है डेट 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। और इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाते हैं। और इन तीनों को मतलब फांसी दे दिया गया था, लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त थे इनको फांसी नहीं दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त को कहाँ भेज दिया गया था, सेलुलर जेल, याद रखिएगा सेलुलर जेल, ठीक है। सेलुलर जेल कहाँ है, तो सेलुलर जेल पड़ता है आपको अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान में है सेलुलर जेल, वहीं पर बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाया गया था और ये तीनों को फांसी दिया गया था। अगला है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 12 नवंबर 1945, ठीक है। 12 नवंबर 1945 को मनाते हैं आज़ाद हिंद फौज दिवस, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 17 नंबर, कह रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना, जी हाँ, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। देखिए तो जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था आपको, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो रॉलेट एक्ट हुआ था आपका मार्च 1919 में, ठीक है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और जालियांवाला बाग घटना कब हुआ था, तो ये भी डेट याद रखिएगा। जालियांवाला बाग जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग, निहत्थे लोग मतलब कि मार दिया गया था, डायरेक्ट गोली चला दिया गया था उस पर ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रॉलेट एक्ट का बनना। तो रॉलेट एक्ट कब बना था, मार्च 1919 में। इसी के विरोध के लिए आपको जालियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर निहत्थों पर गोली चला दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 1921 का मोपला आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है मोपला विद्रोह, है ना। और ये कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था दोस्तों। और इसकी शाखा थी, तो ये किसकी शाखा थी ये पूछ रहा है। देखिए मोपला आंदोलन हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था आपको केरल में। कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है मोपला विद्रोह, ठीक है। और ये किसकी शाखा थी, तो ये थी खिलाफत आंदोलन की ही ये शाखा थी आपका, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की ही ये शाखा थी आपको मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह भी कहते हैं। 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था, केरल में। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता लिखना चाहिए, है ना। राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता जो गांधी जी को सबसे पहले कहा गया था दोस्तों, वो सुभाष चंद्र बोस जी ही संबोधित किए थे। और उसी दिन से इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाने लगा था, ठीक है। याद रखना है सबसे पहले महात्मा गांधी। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो सर्वाधिक जो महिलाओं की भागीदारी थे वो किस आंदोलन में थी। 20 का क्या हो जाएगा आपका, 20 का हो जाएगा दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो कब हुआ था आपका, तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, काफ़ी अधिक संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था आपको, ठीक है। और इसी नमक सत्याग्रह के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है नमक सत्याग्रह। और कल जो आपका टेस्ट होगा, है ना, कल जो रात में टेस्ट होगा वो होगा आपका डीएलएड और बीएड से संबंधित, ठीक है। तो कल होगा आपका डीएलएड, है ना, डीएलएड और बीएड से संबंधित कल आपका टेस्ट होने वाला है। तो कल का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। कल रात में 9 बजे से, डेली आपका 9 बजे से लाइव क्लास चलता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कल होगा डीएलएड का क्लास आपका।
चलिए कल बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? जी हाँ, वो कौन सा देश है जो सर्दियों में वर्षा होती है, यानी कि ठंडे के दिनों में वर्षा होती है? ऑप्शन है चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील या नाइजीरिया। 21 का हो जाएगा दोस्तों आपको नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है आपका ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है और यहाँ जो है सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मरुस्थल है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो ये अपना भारत का जो है थार का मरुस्थल है ना, जो राजस्थान में है, ये जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपको मरुस्थल है दोस्तों। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो थार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपको 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में जो जनसंख्या घनत्व है, जो अन्य जो मरुस्थल है वहाँ मात्र 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहता है। लेकिन जो थार का मरुस्थल है यहाँ जनसंख्या घनत्व दूसरे मरुस्थल की अपेक्षा काफ़ी अधिक है आपका। ठीक है, जैसे कि सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल, ये उत्तरी अफ्रीका में आपको पाया जाता है। कालाहारी का मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है आपका। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? जी हाँ, वो हिमालय की सभी श्रेणी को काटती है। देखिए हिमालय जो है वो 3 श्रेणी में बटा हुआ है आपका। हिमालय कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों श्रेणियों को काटती है, रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब। तो 23 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये तीनों को काटते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है, किस में मिलती है सतलज नदी? ब्यास में, और फिर ब्यास नदी जाकर के आगे मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सतलज याद रखिएगा, सभी जो नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी है ना। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों जो नदियां हैं सभी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और इसमें जो सतलज है ये आपको हिमालय से निकलती है, तीनों श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? तो राकस ताल झील से, याद रखिएगा राकस ताल झील से निकलती है। नेक्स्ट है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? जी हाँ, ईटानगर, अब राज्य राजधानी भी तो आपको याद ही होगा, तो ईटानगर जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगा आइजोल, है ना। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की हो जाएगी आपको अगरतला। पुदुचेरी का कहाँ है दोस्तों? तो पुदुचेरी का पुदुचेरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व। अब देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है या लगभग स्थिर रहा है या कुछ कम हुआ है या पहले बढ़ा फिर 1991 से घटा है? तो 25 का क्या हो जाएगा? भारत की जो जनसंख्या घनत्व है ना ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें 1901 की, ठीक है, अगर हम बात करें 1901 में जो जनसंख्या घनत्व था भारत का मात्र 77 व्यक्ति था। ठीक है, 1901 में, लेकिन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका 2011 में। ठीक है, और सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक अपना बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बिहार वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 नंबर, कह रहा है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है वो लेह लद्दाख में होती है। लेह लद्दाख में ना मात्र 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 9.20। बीकानेर में कितनी वर्षा होती है? तो 24.30 सेंटीमीटर होती है। चेरापूंजी जैसलमेर में कितनी होती है? तो जैसलमेर में होती है आपको 10 सेंटीमीटर वर्षा, और चेरापूंजी में जो होती है वो सबसे अधिक कह सकते हैं हम 1100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर तो था सबसे कम, तो हो जाएगा लेह वाला। अगर पूछ लिया जाता कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो वो हो जाएगा आपका मासिन राम। ठीक है, मासिन राम में दुनिया की सबसे अधिक ज़्यादा वर्षा वाला ये स्थान है, और ये कहाँ है? तो ये है आपको मेघालय में। कहाँ है? तो ये है आपको मेघालय राज्य में है, जहाँ 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? यानी कि वहाँ लौह अयस्क सबसे अधिक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
है ना, सीडेराइट, लिमोनाइट, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो वो जो राज्य है दोस्तों, बिहार तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। तो एक बच गया आपको कर्नाटक और उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा में लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। जी हाँ, तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। इसको देखिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से अगर हम बता दें तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। एक मिनट, फिर से मैं भारत का मानचित्र थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, बस एक सेकेंड में आपको भारत का मानचित्र बन के तैयार है। जी हाँ, ये बन गया आपको भारत का मानचित्र। अब देखिए भारत के मानचित्र में यहाँ से निकलती है गंगा नदी, गंगा गंगोत्री से निकलती है ना, और ये गंगा नदी बहते बहते ये आपको आ गई बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये भी आती है बंगाल की बांग्लादेश, और बांग्लादेश होते हुए ये पहुँच जाती है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर आपको निर्माण होता है किसका, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं इसको, तो सुंदरी वृक्ष की प्रधानता की वजह से सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है यहाँ पर, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में कौन से जीव सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है आपको सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसी है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति की है। ये दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। किस नदी से मिलकर के बना हुआ है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बना हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और सुंदरवन के डेल्टा को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे। दक्षिण एशिया में आ जाएगा आपको बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो देश है ये दक्षिण आपको एशिया के अंतर्गत आता है। और दक्षिण एशिया में अगर सबसे छोटा की बात करें तो वो हो जाएगा आपको मालदीव, ठीक है। दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जिन जनसंख्या में कह रहा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में कह रहा है दोस्तों, है ना, निम्नलिखित में, है ना। अगर हम पूरे भारत की बात करें तब तो जनसंख्या में आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, लेकिन यहाँ निम्न में कह रहा है तो सबसे कम जनसंख्या इसमें किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ओडिशा, ठीक है। ओडिशा की जनसंख्या ये निम्नलिखित में से कम है ना, याद रखना है। कर्नाटक की जो जनसंख्या है वो आपको 6 करोड़ लगभग है, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ है, तमिलनाडु में 7 करोड़ है, तो ओडिशा में आपको मात्र 4 करोड़ है, ठीक है, 4 करोड़ समथिंग है, ये मैं थोड़ा बहुत आपको लगभग में आपको बता दिया। बिहार का आपको याद रखना चाहिए कि बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी है अभी 2011 के अनुसार। तो बिहार का जनसंख्या जो है 10,40,99,452, ये हो गया आपको बिहार की जनसंख्या। 10,40,99,452 ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, आपका जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इसका कौन सा काम नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका विदेशी व्यापार का नियमन करना। ये आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है। विदेशी व्यापार का नियमन करना किसका काम है, तो ये वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका, और आरबीआई के बारे में तो आपको कई बार बता चुके हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अभी इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। कैवें नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपको 32 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था। तो हरित क्रांति जो हुआ था आपको 1966-67 में, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आपको गेहूं पर, और दूसरा नंबर था आपका चावल, और तीसरा नंबर था आपका मोटा अनाज। तो 32 का हो जाएगा आपको अनाज, है ना। गेहूं पर सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और इसके जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। जी हाँ, जो पहले पंचवर्षीय योजना होता था अब तो इसको समाप्त कर दिया गया है ना, इसके जगह पे अब नीति आयोग आ गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो था इसको कौन बनाता था,
तो इसको जो बनाता था दोस्तों वो तो बनाता था योजना आयोग के द्वारा ये बनाया जाता था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। और इसको समाप्त कब कर दिया गया? तो इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर आ गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका 34 कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है करनाल में आपका। कहाँ है? करनाल में। और करनाल कहाँ है? तो करनाल है आपको हरियाणा में। ठीक है, करनाल है आपका हरियाणा में और यही है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। और चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का कर जीएसटी है? बताइए, जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 35 का हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है ये। किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है आपका। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर। कह रहा है कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन, है ना। श्वेत क्रांति कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था आपका श्वेत क्रांति। और इसके जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। ये भारतीय थे आपके, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1970। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? जी हाँ, जो हमारा लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप कहाँ पर ही है? तो ये रहा आपका यहाँ पर ही लक्षद्वीप। आप देखिएगा अरब सागर में, ये जो डॉट डॉट में बता रहा हूँ ये है आपको लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की आधिकारिक जो भाषा है वो है आपका मलयालम। ठीक है, कौन सी भाषा है? मलयालम, क्योंकि ये केरल के पास है ना, केरल में भी मलयालम ही है, इसीलिए यहाँ पर मलयालम चलता है आपका। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। कह रहा है कि भारत की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, तो भाषा का जो किस अनुसूची में किया गया है? तो वो 8वीं अनुसूची में किया गया आपको भाषा का उल्लेख। वर्तमान में कितने भाषाओं को आपको मान्यता दिया गया है? तो वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। ठीक है, अभी टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो टोटल अनुसूची है अभी 12। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। जब संविधान बना था तो कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। बाद में इसको 4 अनुसूची और जोड़ा गया, 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, है ना। और यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। जी हाँ, यानी कि 1867-68 में भारत का जो मात्र प्रति व्यक्ति आय कितना था दोस्तों? तो 20 रुपया था। और ये किसने कहा था कि ये 20 रुपया है? और ये अभिनिश्चित किसने किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। जी हाँ, नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम नवरत्न कंपनियां। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है पत्र लिखकर। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है दोस्तों वो अपना जो त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन अनुच्छेद कितने के तहत देगा? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। और ये जो त्यागपत्र देने की जो बात कही गई है अनुच्छेद 124 के 2 में की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 124 के 2 के तहत जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर। कारक निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है कौन? राज्य के राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। 42 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर आंसर नंबर, राज्य का विधानमंडल। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 के ग के 243 के ग के 1 के अंतर्गत के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जी हाँ, तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था इसको टोटल बनने में। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से तैयार जो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? जी हाँ, जो मूल कर्तव्य है आपका, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो किसकी संस्तुति पे शामिल किया गया था? तो वो थे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर यह शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल कर्तव्य जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में ये आपका संशोधन आपको हुआ था। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के आधारभूत है? जी हाँ, तो कौन सा देश के शासन के आधारभूत है? कौन सा वो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के आधारभूत है? दोस्तों, मूल अधिकार है या मूल कर्तव्य है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य है? 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत, है ना, संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा राज्य की नीति निदेशक तत्व के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मूल अधिकार अनुच्छेद कितने में है? तो मूल अधिकार है आपका 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य कितने में है? अनुच्छेद 51 के क में है आपको मूल कर्तव्य। ठीक है, नीति निदेशक तत्व कितने में है? तो 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कहाँ से, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। चलिए, और तो देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए आपका जो क्लास चल रहा है दोस्तों, इसमें अगर जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उनको एक काम करना है कि आपको एक कुछ सहयोग करना है। सहयोग क्या करना है? तो आपको मात्र 251 का सहयोग करना है। ये गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस नंबर पर भेज देना है। आपको फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहाँ पर आपको PDF, वीडियो, नोट्स वगैरह जो भी है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तक जितना भी क्लास हुआ है उसका भी आपको मिल जाएगा और आगे भी आपको मिलते रहेगा। तो ये मात्र एक बार आपको इतने का सहयोग करना है और क्लास आपका बिल्कुल फ्री है ना, इसके लिए कोई भी चार्ज आपका नहीं है। चलिए, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो लोग जुड़ना चाहे, आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? हाँ ना, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है। यानी कि ये आंसर हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, है ना। तो मतलब कि सभी धर्म जो है हमारे देश में समान रूप में माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, तो बजट जो है किसके द्वारा पहले पारित किया जाता है दोस्तों? तो लोकसभा के द्वारा पहले ये पारित किया जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। बजट जो शब्द है ये अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है बजट शब्द का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। 48 प्रश्न कह रहा है कि खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है, एक जो होता है वो होता है प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो आपका हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है दोस्तों, ये स्थानीय अनुशासन से संबंधित नहीं है आपका। ठीक है, तो लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? ये राज्य सरकार से है। और जो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, ये सभी जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है आपका। अग्निशमन हो गया, ये सभी स्थानीय स्वशासन से हो गया, लेकिन लोक व्यवस्था हो गया आपका राज्य सरकार से संबंधित। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है दोस्तों? जो प्रजातंत्र की जड़ है वो कौन नष्ट कर सकता है? ऑप्शन देखिए, साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता या भारतीय जीवन में बदलाव। तो 50 का क्या हो जाएगा आपका? साम्यवाद जो है, इससे क्या होता है, हमारा जो प्रजातंत्र है वो नष्ट होता है। 50 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। आतंकवाद के द्वारा भी नष्ट किया जाता है ना। आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर और कमजोर किया जा सकता है। अच्छा,
नष्ट किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर साम्यवाद नहीं होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए, है ना, आतंकवाद एवं विद्रोह के द्वारा दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। हाँ, राइट आंसर आपका बी ही होना चाहिए, बी ही आपका सही आंसर है ना, ये नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, जी हाँ, अंतरिक्ष यान हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेव को छोड़ा जाता है। मतलब अंतरिक्ष से बाहर एक क्या किए, सेव फेंक दिए, तो क्या होगा, क्या होगा, तो वो हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति के साथ वो गतिमान करते रहेगा, है ना, उसके साथ साथ वो चक्कर लगाते रहेगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब जो है वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका 52 नंबर। 52 कह रहा है कि 52 कह रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? बताइए, तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 का मतलब हो जाएगा आंसर नंबर, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो मतलब कि पानी से कम होता है ना, तो इसके वजह से वो ऊपर फैल जाता है पानी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यानी कि तेल का जो तल तनाव है वो पानी से कम होता है, इसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है, अपचयन होती है, हाइड्रोजनीकरण होती है या बहुलीकरण होती है? 53 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया इसमें होती है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। 54 नंबर है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन वह पदार्थ यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या होता है? तो 54 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि प्रतिजन, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रतिजन मतलब कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है ना, उद्दीप्त करता है। आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट चलते हैं आपका 55 नंबर, यानी कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बताइए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है आपका ये परिवर्तन, ठीक है। चलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। और दूध का जो रंग उजला होता है वो किसके वजह से होता है ना, वो होता है कैसिन के वजह से, ठीक है। सफ़ेद जो होता है वो कैसिन के वजह से होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनेगा? कॉर्निया में या परितालिका में या फिर पुतली में या फिर दृष्टिपटल में? तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। 56 का डी नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है दोस्तों? यानी कि जो जल से फैलता है वो रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक? क्या होगा? तो 57 का हो जाएगा आपका हैजा, ठीक है। हैजा जो फैलता है वो जल से फैलता है। टाइफाइड कहाँ से? टाइफाइड भी जो जल से ही फैलता है, टाइफाइड भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, तो पेनिसिलिन के आविष्कारक जो थे वो थे आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कहाँ था ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। और इसका जो आविष्कार किया गया था वो 1928 में किया गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 29 नंबर। कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? जी हाँ, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक हो जाएगा प्राकृतिक वरण, ठीक है। प्राकृतिक वरण जो है ये विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर। कह रहा है कि पीएच एक मूल्यांकन करता है। जी हाँ, जो पीएच वैल्यू होता है ये क्या मूल्यांकन करता है? देखिए पीएच का जो मान होता है ना वो 0 से लेकर के 14 तक इसका वैल्यू होता है। अगर पीएच का मान अगर 0 से लेकर के 7 से कम है ना, पीएच का वैल्यू जो है 7 से कम है तो हो जाएगा आपका अम्लीय, और 7 से अगर अधिक है तो हो जाएगा क्षारीय, अगर 7 है तो हो जाता है उदासीन। तो पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक ये दर्शाता है। और कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेकर के 14 तक होता है आपका पीएच का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये देखिए कुछ मैथ का है, तो मैथ का प्रश्न यहाँ पर हम स्किप करते हैं, और मैथ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, है ना, समय नहीं मिल पा रहा है ना। मैथ और रीजनिंग का हम अलग से क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 71 नंबर।
ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है आपका कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। जितने लोग आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, पूरा भी नहीं देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि आप थोड़ा सा देखिए निकल लिए। थोड़ा सा देखने से कुछ नहीं होगा, आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, है ना, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में आपको लाभदायक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। बताइए आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। मिन्स्क है, रोम है, डबलिन है या फिर कीव है। तो 71 का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 71 का हो जाएगा आपका आयरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो हो जाएगा डबलिन। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा अगर पूछ लिया जाए तो यूरो है। ठीक है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। वो स्थान कौन सा है जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है, तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। कहाँ है ये, तो हैदराबाद में पड़ता है आपका। ठीक है, हैदराबाद अभी राजधानी किसकी है, तो तेलंगाना की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद ही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था सबसे पहले 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था। हमारा जो राज्यसभा है ना ये कभी भी भंग नहीं होता है, एक अस्थाई सदन है ये राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसके जो 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और प्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को। कब मनाते हैं, 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, पहले कहाँ रहते थे वो, दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे, और वहाँ से भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को ही आए थे। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, है ना। कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के निम्न में से कौन जिम्मेदार है। जो ताजमहल है वर्तमान में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पीला हो रहा है, तो मेन रूप से इसका जो जिम्मेदार है दोस्तों वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीलापन पड़ते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए। ताजमहल कहाँ है, तो सबको पता है आगरा में है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट। आप लोग को कैसा लगा होगा जरूर से ज़रूर बताइएगा। ये आपका इसका आंसर शीट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पर आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। मात्र 251 का आपको सहयोग करना है और उसको गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से इस नंबर पर सहयोग करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर। वहाँ हम आपको जोड़ देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ पीडीएफ जो भी क्लास हुआ है उसका भी मिल जाएगा और आगे भी आपको निरंतर मिलते रहेगा। मात्र एक बार आपको ये करना है, पीडीएफ जो भी क्लास हुआ उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और भी अदर नोट्स जैसे कि आपका जनरल नॉलेज से संबंधित, आपका करेंट अफेयर से संबंधित आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर सीटेट की क्लास कर रहे हों, आपके जो भी मित्र हों उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा, है ना। सोशल साइंस की अभी फी मात्र 501 रुपया है। यहाँ पर अभी एनसीईआरटी चल रहा है ना, क्लास तो चल ही रहा है, और यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, उसका डिस्कशन होगा, उसका नोट्स लिखवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हिंदी संस्कृत की भी क्लास चल रही है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का टेस्ट आप लोग को कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 7857824310। ये रहा नंबर आपको व्हाट्सएप का, इस नंबर पे जुड़ के सहयोग करके आप वहाँ पर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 15वां टेस्ट है, और कल जो होगा आपका 16वां टेस्ट, और कल जो टेस्ट होगा वो डीएलएड क्वेश्चन से संबंधित आपका होगा। ठीक है, डीएलएड बीएड से संबंधित कल प्रश्न होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न कल लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार से कल भी यहाँ पर सवाल होने वाला है रात में 9 बजे से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम कल मिलते हैं आप सभी से रात में 9 बजे इसी चैनल पर, इसी समय 9 बजे। तो आप लोग जरूर से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।